हेलो एरियन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कांग्रुएंसी के बारे में, यानी सर्वांग समता के बारे में। क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। प्रूफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो तो आपको सीखना ही है, क्योंकि वो कंडीशन कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन सी कंडीशन है और कौन सी कंडीशन नहीं है। यानी जो क्राइटेरिया होती है, जो नियम होते हैं, उनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कम से कम मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था ट्रायंगल होता क्या है, उसके बेसिक्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। आज हम लोग कांग्रुएंसी सीख रहे हैं, यानी कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा, एकदम हूबहू। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ट्विन, जैसे दो लोग हैं, जुड़वा हैं, तो उनके कद काठी भी सेम होती है और बनावट भी चेहरे की एक जैसी होती है। मतलब दो फिगर अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसका साइज यानी आकार जो है वो भी सेम रहे, और शेप यानी बनावट जो आड़ा तिरछा रहता है वो भी सेम रहे, तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। यानी साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। ठीक। तो ऐसे हम लोग दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हैं तो उनको हम लोग कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही ले लेते हैं, छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स, एक का नेम ए बी सी, एक का नेम पी क्यू आर। कांग्रुएंट होने के लिए आपको तीन चीज़ें कम से कम इक्वल प्रूव करनी होती हैं। जैसे हम इसमें आपको बताते हैं, जैसे सपोज कर लो कि ये जो है कोण जो है वो 60 अंश का है, और मान लेते हैं ये भी 60 अंश का है। ठीक। या फिर चलो ऐसे ही बता देते हैं, अगर ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप इन दोनों ट्रायंगल को देख करके कह सकते हैं कि सर जी दो भुजा जो है वो आपस में बराबर है और एक कोण जो है वो बराबर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो पी क्यू, पहले वाले से पी क्यू जो भुजा इसकी है वो ए बी भुजा के बराबर है। ऐसे ही पी आर जो भुजा है पहले वाले की, वो जो है ए सी के बराबर है। और ये जो कोण पी है वो कोण ए के बराबर है। जब भी कभी भी तीन चीजें किसी भी दो त्रिभुज में बराबर हो जाती हैं तो उसके 6 अंग यानी 6 पार्ट्स होते हैं भैया। हमने आपको बताया 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ये 6 के 6 बराबर मान लिए जाएंगे अगर आप 3 बराबर प्रूव कर दो। ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि सर जी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। यानी हमने तीन चीजें प्रूव कर दी है कि तीन चीजें इन दोनों त्रिभुज में बराबर हैं। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बाकी तीनों चीजें बची हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, ये श्योर है। ठीक है। इसलिए ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये इस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी, इसके क्या है, सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का निशान है, बराबर का निशान लगा दो और ऊपर जो है वो चील उड़ कौवा उड़ वाला जो निशान होता है उसको लगा दो। इसको बोलते हैं सर्वांग सम का निशान। ठीक है। ये निशान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, सर्वांग सम। देखो यहां पर हम लिख देते हैं सर्वांग सम। इसका मतलब ये हुआ कि सर्व यानी सभी, अंग समान, सभी अंग समान। कितने अंग होते हैं, 6 है ना, 3 एंगल्स 3 साइड्स, तो 6 के 6 अंग अब बराबर होंगे। अब यहां पर हम तीन चीजें क्या क्या बता सकते हैं, वही तो क्राइटेरिया बनती है। तो इसको प्रूव करने की 5 क्राइटेरिया जो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जितनी भी भुजाएं हैं सब आपस में बराबर, जितने भी कोण हैं सब आपस में बराबर। कहने का मतलब ये है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर था। 60 के सामने ये वाली भुजा आ रही है, ये वाली भुजा आ रही है, 60 के सामने ये वाली भुजा आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा अपने आप बराबर मानी जाएंगी, क्योंकि आपने कह दिया सर्वांग सम है। ठीक है। और 7 7 के बराबर है, तो 7 के सामने ये वाला कोण
यहाँ पर 7 के सामने ये वाला कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स थी ये करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोण इस कोण के बराबर माना जाएगा, भले नहीं था लेकिन हमने प्रूव कर दिया तो अब माना जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया सर्वांग सम है, सभी अंग बराबर हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर माना जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो कोण है ये बचे हुए कोण के बराबर माना जाएगा। अरे भैया अगर ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो त्रिभुज को हमें प्रूव करना है कि वो सर्वांग सम है कि नहीं है, तो हमें मिनिमम 3 चीजें बतानी पड़ेगी कि भैया जी देखो इसका ये वाला बराबर है, इसका कोण बराबर है, इसकी भुजा बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम माने जाएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वांग सम लिखते समय हम लोग ऑर्डर का बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत माना जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखो पी क्यू आर बराबर किया है, आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ हमने P पहले लिखा है, यहाँ पहले A लिखा है, क्योंकि P और A आपस में बराबर था इसलिए हमने लिखा है, सही है। और जो Q वाला कोण है B के बराबर है, इसलिए दूसरे नंबर पे हमने Q लिखा है, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे B होना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाला दूसरे के बराबर है। अब जब पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, तो ये तीसरा बचा हुआ अपने आप बराबर माना जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आप जरूर ऐसे लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर कोई ऐसा कह दे कि हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है बी सी ए के, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहीं से सीख लो, सर्वांग समता जब समरूपता बताई जाएगी ना, तो उसमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे याद रखेंगे, पहला वाला कोण पहले वाले कोण के बराबर है, दूसरे वाला कोण दूसरे वाले के बराबर है, तीसरा वाला कोण तीसरे के बराबर है। ये श्योर आना चाहिए, आप ऐसे नहीं कह सकते कि बी ए सी बराबर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो फिलहाल अभी इसमें देखते हैं आगे। अब जो 5 कंडीशन है, क्या कहीं से भी आप उठा लोगे कि सर जी तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो बाकी चीजें बराबर नहीं। उसके लिए 5 कंडीशन है, आपको याद होनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन का आप यूज करोगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे हमने यहां पर 2 भुजा बराबर दिखाया था और एक कोण बराबर दिखाया था, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर 5 कंडीशन होती है, पांचों में से कोई एक कंडीशन आप यूज कर दीजिएगा। हमने भी ऐसे ही यूज किया है। देखो आप याद कर लो कि एंगल, साइड एंगल, यानी दो कोण के बीच में जो भुजा रहेगी, उन दोनों को, उन तीनों को आपस में अगर बराबर आप दिखा दोगे तो हो जाएगा सर्वांग सम, ठीक है। अभी देख लो, बाकी इसी का एक स्पेशल कैटेगरी है, अभी चलो उसको भी लिख देंगे कि लिख दे पहले एंगल, एंगल साइड, इसी की स्पेशल कैटेगरी है। मतलब 2 कोण साथ में होने चाहिए, भुजा कोई भी एक हो सकती है। यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि 2 कोण है और भुजा उसके बीच वाली। मतलब कहने का यह है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, तो अगर हमने इस वाले कोण को लिया, इस वाले कोण को लिया, तो यही भुजा आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कोण के बीच की भुजा यही है। ये तो बाहर निकल गई, ये तो बाहर निकल गई, तो आपको यही दिखाना है, ठीक है। पहले वाले का मतलब ये है। दूसरे वाले का मतलब क्या है कि 2 कोण होने चाहिए साथ के, बाकी भुजा कहीं की भी हो जाए चल जाएगी। अब ये भी एक है, अगर किसी भी 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखो एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल होता है, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोलेंगे, ठीक। चलो और कोई है? हाँ भैया अभी भी है, कौन सा है, कौन सा है याद नहीं आ रहा है। चलो एक और पहले देख लो, अभी बीच में उसको डाल देंगे। एक आर एच एस, ये आर एच एस क्या है सर जी? आर का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण, ठीक है, ये याद रखेंगे समकोण। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ल जिसको बोलते हैं, और एस का मतलब कोई भी भुजा, कोई भी भुजा जो आपका मन का है, लेकिन कर्ण को छोड़ करके, क्योंकि कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोला गया है, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो समकोण वाले हैं, तो उनका 90 अंश कर्ण और कोई भी एक भुजा, चाहे वो लंब हो जाए चाहे आधार हो जाए, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसे दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम बोलते हैं। इसमें एक कैटेगरी याद नहीं आ रही है जिसका नेम एस एस एस, हाँ वही सास,
ठीक है। दो भुजाओं के बीच वाला कोण, दो भुजा साथ में उसके बीच वाला कोण, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा त्रिभुज है, हमने एक भुजा ये दिखाई, एक भुजा ये दिखाई, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो ये कैटेगरी यूज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर से देख लो, दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम तब बोलते हैं जब उसमें कोई भी तीन चीजें इक्वल हो जाए। कोई भी तीन चीजें इक्वल होने के लिए या तो दो कोण होना चाहिए, उसके बीच वाली भुजा होनी चाहिए, या फिर दो कोण कोई एक भुजा हो जाए, या फिर तीनों भुजा बराबर हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि दो भुजाओं के बीच वाला कोण हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, कोई एक भुजा। इन पांचों के अलावा कोई कंडीशन नहीं है। याद रख लो, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताओ ये कंडीशन है कि नहीं है, तो भैया एंगल की तरीके से ये है, लेकिन साइड वाले में ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या तीनों, अगर किसी भी दो त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो क्या वो त्रिभुज जो है सर्वांग सम माना जाएगा? नहीं, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। ये दोनों याद कर लीजिएगा मेहनत से, क्योंकि आपसे ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कौन है कौन नहीं है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये तीनों कोण बराबर हो तो कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर जी हाँ बराबर तो होते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज, सॉरी, ये जो है वो समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो कोण भी 60 60 60 60 के होंगे। ठीक है, अगर ये त्रिभुज कुछ ऐसा बन जाए और बड़ा, चलो और छोटा बना दिए, अगर इसके भी 60 60 60, तीनों कोण इसके भी 60 60 60 के हैं, इसको भी, इसके भी तीनों कोण 60 60 60 के हैं, तो तीनों कोण आपस तो बराबर है, आपस में सब बराबर हैं क्या? लेकिन ये सर्वांग सम है क्या? भुजा भी आपस में बराबर दिखाई दे रही है? नहीं। तो अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि 6 अंग बराबर हो जाएंगे। तीनों साइज और शेप दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ये कैटेगरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बस इतना याद रखना है कि कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है, क्या चीजें बराबर होती हैं। अगर कोई दो फिगर आपस में कांग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उनका साइज और शेप सब एक जैसा है, सब चीजें आपस में बराबर है। ठीक, ये कैटेगरी याद रखेंगे कि ये पांचों में से पूछा जा सकता है। चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? एक कसौटी जो है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सी कसौटी नहीं है भैया। देखो SAS हाँ है सर जी, ASA ये भी है, SSA हमने कहा था कि ये याद कर लो, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया भैया, ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों कैटेगरी हमने लिखवा दिया है, आप जाके पीछे देख सकते हो। SAS हमने आपको मना किया है तो इसलिए नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि AB बराबर QR है, BC बराबर PR है और CA बराबर PQ है, तो दो त्रिभुज हैं, एक का नाम AB, और देखो ये पहले जो लिखा है वो पहले पहले का है, ये पहले वाले त्रिभुज का नेम है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, और दूसरे वाले त्रिभुज में देख लो QR है, PR है, इसका मतलब PQR नेम है। अब जो जिसके बराबर है उसको हम ठोक देते हैं। सबसे पहले AB बराबर QR है, मतलब ये वाली जो भुजा है वो QR के बराबर है, तो इसके बराबर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। BC बराबर PR है, ये BC वाली जो भुजा है PR के बराबर है, यानी इसके बराबर है। CA PQ के बराबर है, यानी ये वाली जो भुजा है इस वाली के बराबर है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो साइड 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 वाले, यानी भुजा 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 वाले क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, कांग्रुएंट हैं। लेकिन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। सही है, अब ये भी आपको बताया गया है कि पहला वाला आप चाहें जैसे ठोक दो, इसमें देखो ABC BAC कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां से देखते हैं लिखा कैसे जाएगा। देखो सिंगल ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, इसके सामने वाला कोण यहां है, इसके सामने वाला कोण यहां है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी CP
जो स्थान सी का है वही स्थान पी का होना चाहिए, कंपलसरी है। अभी हमने बताया है, देख लो, ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये तो आप मान रहे हो ना, लिखा हुआ है, हमने ठोक दिया यहाँ पे, ये बराबर है। इसके सामने ये कोण बन रहा है, इसके सामने ये कोण बन रहा है, इसका मतलब इनके सम्मुख बना कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये पी वाला सी वाले के बराबर है। जो कोण बराबर होता है वो अपनी पोजीशन के साथ इधर वाले भी पोजीशन के बराबर आना चाहिए। अगर हमने सी को पहले स्थान पे रखा तो इधर पी भी पहले स्थान पे होना चाहिए। सी अगर दूसरे पे है तो पी भी दूसरे पे होना चाहिए। अगर सी तीसरे पे है तो यहाँ पी तीसरे पे होना चाहिए। अब देख लो किस में नहीं, उसको काट दो आंसर। देखो यहाँ सी तीसरे पे है तो यहाँ पी तीसरे पर होना चाहिए, क्योंकि सी पी बराबर है तो यहाँ पी पहले पे, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, सी यहाँ देखो तीसरे पे है, यहाँ देखो दूसरे पे है, बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी पहले पे है, सी पहले पे है, पी पहले पे है, ठीक है, रुक जाओ अभी। यहां देखो सी दूसरे पर है और पी पहले पे है, बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। बाकी आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिखने का तरीका आपको बताते हैं। देखो पहले वाले इसके सामने है, और देखते हैं 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ इसके जस्ट सामने यहाँ है, इसका मतलब ये, और इसके जस्ट सामने ये है, इसका मतलब ये। ए और क्यू आपस में बराबर है। देख लो कोण ए कोण क्यू के बराबर है, सही है। सी वाला पी के बराबर है, अभी आपको बताया, सी वाला पी के बराबर है, और जो बच रहा है बी वाला वो किसके, आर के बराबर है। आप इसका नेम तुरंत लिख सकते हो। देखो अगर हम लिखना चाहें तो ए सी बी हो जाएगा, कांग्रुएंट का निशान लग जाएगा, क्यू पी आर, क्यू पी आर। देख लो एक सीरियल वाइज हमने लिख दिया है। ए पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर है। अगर कोई ऐसा कहता है कि सर जी क्या हम इसको पलट सकते हैं, इसको मान लें कि बी ए सी लिखना चाहते हैं तो ये भी पलट जाएगा। बी वाला किसके बराबर था, बी वाला आर के बराबर था, तो पहले आर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा। मतलब जैसे ये बदलेगा वैसे ये भी बदलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप मैच करा सकते हो चाहे जैसे घुमा उमा करके, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और बी बराबर 50 है, तो सी का मान बता दो। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। एक त्रिभुज है जिसका नेम है ए बी सी, जितनी प्रॉपर्टी आती रहेगी हम एक एक करके बताते रहेंगे। लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी कहाँ है। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी एक त्रिभुज में डबल त्रिभुज की बात नहीं हो रही, सर्वांग सम को छोड़ करके, सर्वांग सम तो सारी चीजें वही है, मतलब कॉपी पेस्ट किया गया। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कॉपी पेस्ट, एकदम वही चीज यहाँ रख दी गई, ठीक है, उसको छोड़ करके। कभी भी अगर सिंगल त्रिभुज में, एक त्रिभुज में अगर उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख बना कोण बराबर होगा, ठीक है। देखो ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके सामने यहाँ कोण बन रहा है, इसके सामने यहाँ कोण बन रहा है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होगा, ये याद रखना है, ठीक है। कभी अगर ऐसा हुआ कि सर जी अगर कोई कहते कि बराबर नहीं है तो हम कोण के बारे में क्या कह सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अगर 2 भुजाएं बराबर नहीं है तो याद रखिएगा बड़े वाले के सामने बड़ा कोण बनेगा, छोटे वाले के सामने छोटा कोण बनेगा, ये भी याद रखना है। चलो फिलहाल इतना है, ये दोनों बराबर हैं। कह रहा है कि एंगल भी 50 है, ये 50 है, अगर ये 50 है तो दुनिया जानती है इसका मान भी 50 रहेगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें 50 50 100 निकल गया, आपके पास इसका मान 80 आ गया। पूछ क्या सकता है, कह रहा है कि कोण सी का मान बता दो, तो 50 है, उसमें कौन सी दिक्कत है। हमने तीनों निकाल दिया है आपके लिए, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में इतना है तो ए का मान बता दो, ठीक है, बता देते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज का नेम कहीं से भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी कहीं से लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी सी बराबर ए बी के है, यानी ये वाली जो भुजा है ए बी के बराबर है। अब देखो बी सी जो भुजा है ए बी के बराबर है, इसके सम्मुख यहाँ कोण बन रहा है, इसके सम्मुख यहाँ कोण बन रहा है, इसका मतलब जब दोनों भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन सेम त्रिभुज की बात करेंगे तब, एक ही त्रिभुज में, यह नहीं कि एक त्रिभुज इधर है
और एक त्रिभुज इधर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब कह दो सर जी इसके सामने यहाँ कोण है, इसके सामने यहाँ कोण, ये दोनों बराबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी बराबर होता है। ठीक, चलो अब देखो कह रहा है कि b का मान 80 है, इसका मान 80 है, और जितना बच रहा है वो दोनों आधा आधा करेंगे। तो भैया जी बहुत आसान है, 80 ये लेके चला गया है तो अब बचा कितना, 100 अंश, क्योंकि 180 होता है, 80 ये लेके चला गया, 100 बचा, 100 में से आधा आधा कर लेंगे, इसका मतलब 50 इसको मिल जाएगा, 50 इसको मिल जाएगा, खत्म, क्योंकि ये दोनों पहले से बराबर थे। तो कोण ए का मान कितना हो गया भैया जी, ऑप्शन सी वाला सही है, 50 अंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कैसे भी बना दें कोई दिक्कत तो है नहीं। पी क्यू आर में आर और पी बराबर है, ये आर है और ये पी बराबर है। अब उल्टा सुनो, अगर दो भुजा बराबर होती तो उसके सामने बना हुआ कोण भी बराबर होता है, लेकिन अगर कोण बराबर है तो उसके सामने भुजा भी बराबर होगी। ठीक, तो वही चीज यहां पर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। इसका मतलब इसके सामने ये वाली भुजा पड़ रही है, इसके सामने ये वाली भुजा पड़ रही है, तो ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। कह रहा है कि क्यू आर का मान 4 है, क्यू आर इसका मान 4 है, तो आंख बंद करके इसका भी मान लिख दो, 4 ही रहेगा, सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। पी आर का मान 5 सेंटीमीटर है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई बता दो, तो पहले से पता है 4 सेंटीमीटर, खत्म, क्योंकि दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डी एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है, तब कौन सा सही होगा। देखो सपोज कर लो ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, एक पॉइंट यहाँ डी है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पॉइंट डी है। कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि एडी, ये जो भुजा है एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करती है, बीएसी यानी इस कोण को समद्विभाजित करती है, दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, आधा इधर आधा उधर करती है, तब कौन सा सही होगा। अब देखो ध्यान से, इधर से देखते हैं, बीडी बराबर सीडी, देखो वही कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने कोण बराबर होगा, अगर कोण बराबर है तो सामने भुजा बराबर होगी। लेकिन एक त्रिभुज में, यहाँ देखो कुछ लोग ये कह देंगे कि सर जी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इसके सामने ये बन रही है, इसके सामने ये बन रही है, दोनों भी आपस में बराबर होगा, बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। गलत, आप ये अलग त्रिभुज देख रहे हो, उधर अलग त्रिभुज देख रहे हो, इसलिए ये चीज मत करिएगा, नहीं तो आप सब कुछ जानते हुए भी गलत कर देंगे। इसलिए ये ना कहिएगा बी डी बराबर सी डी, ये पहला वाला ना ठोकिएगा, ये तो गलत है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखो। सर जी बी ए बी डी से बड़ा होगा, बी ए जो रहेगा वो बी डी से बड़ा होगा, दिखाई दे रहा है, चलो सही है, फिलहाल के लिए इसको मान लेते हैं सही। अभी ये सब गलत है, देखो बी डी बी ए से छोटा होगा, कहाँ बी डी जो है बी ए से छोटा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आप बोल रहे हो। सी डी सी ए से बड़ा होगा, ये जो सी डी है सी ए से बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही है। वैसे इसका पूरा प्रूफ किया जाएगा तब भी सही है। ठीक है, हम मान करके कर दें, चलो कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सर जी देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये जो है कुछ मान लेते हैं, चलो इसको मान लिए 30 अंश, तो ये भी 30 अंश रहेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक, इसको कुछ और दे देते हैं भैया, इसको मान लेते हैं 70, कुछ भी ऐसे ही 70 उत्तर मान लिए। अब ध्यान से देखो, मान लिए हैं, कुछ है नहीं, मान लिए हैं, तो भैया जी ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज के ये बाहर का कोण है, बाहर का कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी 70 और 30 इधर कितना बनेगा, तो 100 बनेगा। ये वाला और ये वाले कोण के जोड़ का बाहर बनता है ना सम, ये तो पता है। ठीक है, 100। अब आप देखो, जब सर जी ये 100 है और इस वाले त्रिभुज में आप देखो, ये छोटा सा जो त्रिभुज है ना मुन्ना सा जो त्रिभुज है, उस वाले में त्रिभुज में आप देखो मेहनत से, ठीक है, इसमें ये 100 है, इसमें ये 30 है, 100 के सामने बड़ी भुजा रहेगी, 30 के सामने छोटी भुजा रहेगी, क्योंकि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। इसका मतलब ए भी बड़ी है और बी डी छोटी है, तो वही तो हम भी कह रहे हैं, बी ए बड़ी है बी डी छोटी है, सही है।
प्रूफ हो गया। वैसे ऐसा करना नहीं था, लेकिन ये याद रखना है कि कभी अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कर करके हम कर लेंगे। चलो, कह रहा है कि 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो त्रिभुज है एबीसी और एफडीई, दोनों सर्वांग सम है। देख लो यहाँ सर्वांग सम लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे अंग बराबर हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, सपोज कर लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दूसरा एफडीई। देखो जहां हमने ए लिखा है वहीं पर एफ लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ डी, यहाँ ई लिख दिया। अब देखो ए बी बराबर 5 है, वैसे हम पूरा बता देते हैं कि ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर। सर्वांग सम है तो सब बराबर रहेगा। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। सर्वांग सम है, खुद ही बोला है, सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर हैं। तो कह रहा है ए बी बराबर 5 है, ठीक है। ए बी बराबर 5 है, कहाँ है, ये 5 है, तो आंख बंद करके इसको भी ठोक दो, 5 है, खत्म। आगे कोण बी का मान 40 है, यहां मान 40 है, तो इसको भी ठोक दो, ये भी 40 रहेगा। कोण ए का मान 80 है, यहां 80 है, तो इसको भी 80 ठोक दो। अच्छा, जब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हो तो तीसरा अपने आप निकल सकता है। टोटल 180 होता है, जिसमें 80 ये लेके चला गया तो बचा हमारे पास 100, 40 ये लेके चला गया बचा 60। जब ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, क्योंकि त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। तो कह रहा था अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बता दो। पहला देखो, डीएफ का मान 5 सेंटीमीटर, हाँ डीएफ का मान 5 सेंटीमीटर। कोण एफ का मान 60 है, एफ का मान 80, भैया तुम तो गलत बता रहे हो। दूसरा देख लो, डी का मान 5 है, डी हमें पता ही नहीं, तो ये भी गलत है। डीएफ का मान 5 है, हाँ ठीक है, एफडी का मान 5 है। कोण ई का मान 60 है, ई का मान 60, हाँ इसने सही बोला है भैया। डी का मान 5 थोड़ी ना है, डी एफ का मान 5 है, सही है। इस तरीके से सर्वांग समता का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। याद रखना है त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज में उनकी दो भुजाओं का योगफल, कोई भी दो भुजा आप ले लो, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, कोई भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा रहेगा, हमेशा तीसरी से बड़ा रहेगा। और कोई भी दो भुजाओं का अंतर मतलब घटाव तीसरी से कम रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, कहीं पर हम लिख नहीं रहे हैं, याद कर लेना है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से अधिक होता है, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से कम होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलो देखो, ये कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई 5 है और एक की 1.5 है, मतलब एक जो है 5 है, एक 1.5 है, एक 5 है, एक 1.5 है, ठीक है, ये दोनों है। अब हमें पता है कि जो तीसरी होगी इनके योगफल से कम होगी। इनका योगफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं भैया, 5 प्लस 1.5, इससे कम रहेगा इसका मान, जो भी तीसरा रहेगा इससे कम रहेगा। और इनके अंतर से, अंतर का मतलब 5 माइनस 1.5, इसके अंतर से हमेशा ज्यादा रहेगा। इसका मतलब तीसरी भुजा यहीं कहीं लाई करेगी, तीसरी भुजा यहीं कहीं लाई करेगी। इस तरीके से बनाना आना चाहिए, बहुत ही आसान है भैया। घटा करके पहले लिख दो, जोड़ करके बाद में लिख लो, तीसरी भुजा बीच में लाई करेगी, मतलब 3.5 इधर आ रहा है और इधर 6.5। तीसरी भुजा का जो मान हो सकता है वो 3.5 से बड़ा रहेगा और 6.5 से छोटा रहेगा, कुछ भी रहे लेकिन 3.5 से बड़ा रहेगा, 6.5 से छोटा रहेगा। अब देख लो 3.6, हाँ हो सकता है, 4.1 इसी के बीच में है, 3.8 हो सकता है, लेकिन 3.4 नहीं हो सकता, क्योंकि 3.5 से बड़ा मान होना चाहिए ना, वो तो 3.4 है, छोटा है। ये कह रहा है कौन नहीं हो सकती, तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरीके से बनाना आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर में एक त्रिभुज है, सपोज कर लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। यदि कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, ये वाला कोण जो है वो बड़वार है कोण क्यू से, ये छोटवार है, ठीक है। अब आपको पता है कि सर जी
बड़े कोण के सामने जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, यानी ये बड़ी रहेगी, और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी क्यू है वो बड़ी है किससे, पी आर से। ठीक है, आप देख करके ना कहिए सर जी आपने छोटा बनाया इसको बड़ा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रूफ है वो देखो। पी क्यू बड़ी है पी आर से, ये पी क्यू की इधर है, पी क्यू तो बात ही नहीं कर, हाँ ये देखो सही बोल रहा है, ये वाला सही बोल रहा है, पी क्यू पी आर से बड़ी है। ठीक है, आसान है, बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है, दो त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। सपोज कर लें ये दोनों त्रिभुज आपके सामने पड़ा हुआ है। ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये वाली जो भुजा है, और अच्छा ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखाया गया, और कोण सी बराबर कोण पी है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, अच्छा देखते हैं क्योंकि ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है। ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, देखते हैं। सी कोण सी जो है वो कोण पी के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों त्रिभुज हैं समद्विबाहु परंतु सर्वांग सम नहीं। देखो यहाँ पर सर्वांग समता आपसे पूछी गई है, सिर्फ त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी बराबर ए सी, ये तो एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये वाला त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिखाया गया है, कहीं भी नहीं दिखाया गया है। तो समद्विबाहु परंतु सर्वांग सम नहीं है, हाँ ठीक है सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समद्विबाहु जो है वो सिर्फ एक है। आगे समद्विबाहु और सर्वांग सम नहीं भैया, सर्वांग सम तो नहीं है, ना तो सर्वांग सम है और ना ही समद्विबाहु है, ये सही है, क्योंकि समद्विबाहु तो ये है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। सर्वांग सम है नहीं भैया, ये भी नहीं है, और ये तो नहीं माना जाएगा क्योंकि समद्विबाहु बोला है परंतु सर्वांग सम नहीं है। समद्विबाहु एक है ना, एक है ना समद्विबाहु, लेकिन ये तो नहीं है ना, वो दोनों के बारे में कह रहा है, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, दोनों के बारे में बताओ। तो सर्वांग सम सिर्फ ये, सॉरी समद्विबाहु ये है, लेकिन इसके बारे में तो नहीं पता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये दोनों तो बराबर है, नहीं ये नहीं बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में पता नहीं बराबर है कि नहीं है। और जब हम नहीं जानते तो नहीं बता सकते कि इसके साइड वाली जो सामने वाली जो भुजा है वो बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला ना तो सर्वांग सम है और ना ही समद्विबाहु है। कुछ लोग कहेंगे सर जी जब दो कोण इसके बराबर है तो लाओ सर्वांग सम दिखा देते हैं, नहीं भैया, कोण बराबर होने से सिर्फ सर्वांग सम नहीं माने जाते हैं, उसमें भुजा होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ में, ठीक है, इसमें देखते हैं ए बी सी डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है, ये ए बी है, ये एफ डी है, ये दोनों बराबर हैं। कोण ए बराबर डी है, ये वाला जो कोण है वो कोण डी के बराबर है। दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिग्रही से सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज में ये वाली कंडीशन लगेगी अगर एक चीज आपको मिल जाए, तो क्या मिल जाए पहले यहां तो देख लेते हैं। देखो ये कंडीशन हमें ये बताती है कि भुजा होनी चाहिए, ये भी भुजा होनी चाहिए, जस्ट उसके बीच वाला कोण होना चाहिए। तो ऐसा देखो, अगर हमें इसमें उठाना है तो ये कोण हमने लिया, इसके इधर भुजा, इसके इधर भी भुजा होनी चाहिए, इसके इधर भी भुजा इसके इक्वल होनी चाहिए, ये तो मिल गया। तो ये वाली इसके अगर बराबर हो जाए, देख लो अगर ये वाली इसके बराबर हो जाए तो कोण तो ऑलरेडी बराबर है, एक भुजा बराबर है, मतलब कहीं से अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हम इस वाली कंडीशन से सर्वांग सम कह सकते हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि क्या कमी है, तो कमी बता दो कि अगर AC बराबर DE मिल जाए, AC बराबर DE मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसी क्राइटेरिया से, इसी अभिग्रही से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कमी इस बात की है कि AC बराबर DE नहीं है, वही चीज आपको बताना था। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये आपको बताया गया था, ट्रिक से बताया गया था। ये 120 है तो ये कह रहा है कि ये आधा आधा इधर गया,
ये आधा इधर आधा इधर, तो बता दो यहाँ पर कितना कोण बनता है। तो बहुत ही आसानी से बताया गया था कि सर जी यहाँ का मान होता है, इस कोण का मान होता है 90 प्लस में जो दिया गया उसका आधा यानी 120 का आधा, तो 90 प्लस में यहाँ से 60 यानी 150। इतना ही सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, बाकी आप पूरा करेंगे तब भी उतना ही आएगा। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तिर्यक रेखा जो है, चलो बना ही लेते हैं। ये क्या हो गया भैया, कलर चेंज। दो समांतर रेखाएं, सपोज कर लो ये समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा जो है इनको प्रतिच्छेद करती है। हाँ, तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण, दो अंतःकोण, अंतः का मतलब अंदर, एक कोण ये अंदर है, एक कोण ये अंदर है, क्योंकि अंतःकोण बोला है। 2x + 15 और 3x - 20 ये हैं। तो कह रहा है कि 4x + 6 का मान बता दो। तो 4x + 6 का मान तभी आएगा जब x का मान आएगा। x का मान यहाँ पटकोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन x कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ करके 180 कर सकते हो। अगर आप चाहो, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ध्यान से, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो इसका मतलब जितना ये है उतना यहां पर भी लिख सकते हैं 3x - 20। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये सीधी रेखा पर कोण है, सीधी रेखा पर चाहे जितने कोण बनाओ उनका योगफल 180 होता है। तो भैया क्या जरूरत है लिखने की, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो 180। ठीक है, तो चलो 2x + 15 एक कोण ये है, दूसरा है 3x - 20 एक कोण ये है। हमने दोनों को जोड़ा तो उत्तर कितना आएगा? 180। अब इसी को सॉल्व करना है x का आंसर। देखो यहाँ 3x, यहाँ सॉरी 3x 2x कुल मिलाकर के 5x हो गया। 20 में से 15 निकल गया तो 5 बचा, 180। क्या ये उधर जाएगा? 185 होगा तो x बराबर 17 आ जाएगा। ओ सॉरी 17 नहीं आएगा, 185 बटे में 5। ठीक है, काट दीजिएगा, x बराबर हो गया 5 तिहाई 15, 5 सते 35। सही है, 5 तिहाई 15, 5 सते 35। x का मान 37। अब चलो यहाँ पटक देते हैं, 4 गुणे में 37 प्लस में 6। पहले 37 चौका कितना होता है भैया? चलो गुणा कर लेते हैं, 4 सते 28 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14 प्लस में 6 है यानी 154। आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले में सही है। ठीक है, आसान है, कोई टफ तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM है। ठीक है, एक त्रिभुज है, बना लेते हैं एक त्रिभुज। कहाँ बन रहे हो, यहाँ ना बनो। चलो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ABC। AB पर M एक बिंदु इस प्रकार है। पहले नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत समझाने में हो जाएगी। चलो यहाँ A लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, यहाँ C लिख दिए। AB पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है। चलो मान लेते हैं यहाँ M है, एक प्रकार इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM है। AM यानी ये चीज, BM यानी ये चीज, CM चलो मिला देते हैं CM महोदय को, ये है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखो, पहले अगर इस वाले त्रिभुज की बात किया जाए CBM की, तो इसमें दो भुजा बराबर है। इसका मतलब इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है। एक ही त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सम्मुख बना कोण आपस में बराबर होता है। इधर आ जाओ, इसमें भी दो भुजा बराबर है इस त्रिभुज की, तो इसके सामने यहाँ कोण है, इसके सामने यहाँ कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 है, कोण A ये x है और B 70 है।
ठीक है, कोई बात नहीं। हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, ये x है तो ये भी x रहेगा। सही है, इतना तो पता ही है। सर जी ये 70 70 है तो यहाँ बाहर बनेगा 140 बहिष्कोण से। सही है, आप ऐसे कर सकते हो। तो कह रहा है 3x प्लस 25 का मान बता दो। 3x प्लस 25 का मान तभी आएगा जब आप x का मान निकाल करके बैठे रहोगे। तो हम x का मान निकालते हैं, चाहे इस त्रिभुज से चाहे इस त्रिभुज से, आपकी मर्जी, चाहे जिससे निकालो। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से कैसे निकलेगा। अरे भैया ये वाला जो कोण है ना, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा x x, यानी यहाँ कितना बनेगा 2x। आप कर सकते हैं चाहे इस वाले त्रिभुज से चाहे इस वाले त्रिभुज से। इस वाले में पहला x है, दूसरा भी x है, तीसरा 140 है, बराबर में 180। वैसे तो हम ओरल ही बताते हैं। देखो तीनों का योगफल 180 होना चाहिए, जिसमें 140 ये खुद लेके बैठ गया, तो बचा कितना 40 और बचा है। 40 में आधा आधा दे दो तो 20, यानी x का मान 20। आप यहां से भी सॉल्व करोगे तब भी 20 आएगा, आप यहां से भी सॉल्व करोगे तब भी 20 आएगा। चलो यहां रख देते हैं 3 गुणे 20 प्लस में 25, तो कुल मिलाकर के 85। 20 यहाँ 60 20 80 5 85, यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही है। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD, अच्छा ठीक है पहले बना ही लेते हैं। चलो यहां से बना देते हैं, बन जाए भैया। ये A, ये B है, ये C है। AB पर स्थित बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, चलो मान लेते हैं यहाँ D है, कि CD, ठीक है CD की बात हो रही है, ACB का समद्विभाजक है। अच्छा ACB का समद्विभाजक है, मतलब आसारानी का काम कर रहा है, आधा इधर भेज रहा है आधा इधर भेज रहा है, ठीक है। यदि कोण A 50 है, इसका मान 50 है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और कोण B 70 है, ठीक है। तो कह रहा है ADC का मान बता दो। ADC मतलब इसका मान पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा आराम से। देखो अगर ये बीच वाली लाइन नहीं होती तो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, इतना तो पता है। अगर ये बीच वाली लाइन नहीं होती तो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक का मान 70 है, एक का मान 50 है, तो इस पूरे को मिलेगा 60। इस पूरे को कितना मिलेगा 60। अब देख लीजिएगा 150 में से 30 निकालेंगे 130 बचे, 150 में से 180 में से 50 निकालेंगे 130 बचेगा, 70 निकालेंगे तो 60 बचेगा, वो इसको मिल जाएगा। 60 के 2 टुकड़े हुए हैं, 30 इधर गया है 30 इधर गया। सही है, हमें तो ये वाला निकालना है, चाहे आप इधर से कर दो तब भी 100 आना है, चाहे आप बहिष्कोण का योग कर अंतः सुदूर कोणों का योगफल निकाल दो तब भी इतना ही आना है, यानी 100 आंसर आ जाएगा। चाहे जैसे निकालो, हर एक कोण को निकालना सीखो, हर एक कोण को, चाहे जो पूछ ले आप निकाल ले जाओगे, हर एक कोण को पहले निकालना सीखो। चलो नेक्स्ट, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। संपूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 होता है, उनको बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है। दो संपूरक कोणों का योगफल अंतर जो है 20 है। मान लो पहला वाला x है तो दूसरा 180 माइनस क्या कह रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, और उनका अंतर 20 है। यदि इनमें से छोटा कोण P, अच्छा ठीक है पहलका वाला P है, छोटा कोण P है, तो भैया जी दोनों का अंतर जो है वो 20 है, दोनों का अंतर 20 है। छोटा वाला कोण P है तो बड़ा वाला P उससे ज़्यादा रहेगा, 20 उससे ज़्यादा रहेगा, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा P प्लस 20 हो जाएगा। अरे तभी तो अंतर 20 का होगा, तभी तो ये बड़ा माना जाएगा 20, ठीक है। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है। आप सभी को पता है कि संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, तो P पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। 20 उधर कर दो तो यहाँ बचा 160, ये दोनों P हो गए P, तो P बराबर 80। कितना हो गया P का मान 80, ठीक है। यहाँ लाके पटक दो, 3P माइनस 50, P का मान 80 है तो 3 गुणे 80 माइनस 50, 240 माइनस 50 190 आएगा जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। 3 8 24, 240 में से 50 निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर 190 डिग्री आ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही है। सही है, समझ में आ रहा है। हमने पहला जो यूज किया है वो अंतर वाला, अंतर का मतलब
बड़ा है या छोटा है, अंतर वही होता है। तो ये कह रहा है छोटा वाला p है तो बड़ा वाला कितना रहेगा, p प्लस 20 रहेगा, क्योंकि 20 का गैप है इसलिए 20 उसमें बढ़ा दिए। ये दोनों कोणों का योगफल संपूरक से 180 होता है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, त्रिभुजों ABC और DEF में, ठीक है, ABCDEF, B 90 है, ठीक है, ये 90 है। आगे BC 8 है, कहाँ है भैया BC, ये 8 है। आगे है A 40 है, दुनिया जलती है तो ये 50 हो जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। आगे DE 8 है, ये 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F 40 है भैया, F कहाँ है, ये 40 है। और E 90 है, ये 90 है, ठीक है, तो ये दुनिया जानती है, इधर 50 हो जाएगा। त्रिभुज की एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना। चलो आगे देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले ये सर्वांग सम है कि नहीं है। हाँ भैया सर्वांग सम है। क्यों है, क्योंकि सर जी देखो आपने एक क्राइटेरिया पढ़ी है, एंगल साइड एंगल, ये पढ़ा है ना। दोनों कोण के बीच वाली भुजा अगर आप दिखा ले गए बराबर, दोनों कोण के बीच वाली भुजा, दोनों कोण के बीच वाली भुजा। अच्छा वैसे अगर हम इसको फिर से बनाना चाहें तो B पर 90 हमें लाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का है। ये B रहेगा क्योंकि B यहाँ 90 है, यहाँ C है 40 है और यहाँ A है, ठीक है। अगर इसको बनाना चाहें तो देखो इस तरीके से बनेगा, E 90 है और यहाँ D 50 है और यहाँ ये 40 है, यहाँ ये F है। देखो ये जो DE का मान 8 है और यहाँ BC का मान 8 है। ध्यान से देखो, दो कोण के बीच वाली भुजा अगर बराबर दिखा ले गए, दो कोण और उसके बीच वाली भुजा अगर बराबर दिखा ले गए तो सर्वांग सम माना जाएगा। क्या ये 90 इस 90 के बराबर है, यानी कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है। क्या ये C वाला F के बराबर है, सॉरी C वाला नहीं, अच्छा इसका मान लिखते हैं, C का मान 50 है, इसका मान 40 है, ठीक है। क्या ये जो C है, ये जो C है वो 50 है, तो यहाँ पर D 50 है, इसका मतलब C D 50 है, C D के बराबर है 50-50, ठीक है। जो दोनों कोण हमने दिखाया उसके बीच में कहीं 8 है, इसका मतलब BC बराबर है DE के, सही है। दो कोण के बीच वाली भुजा, दो कोण के बीच वाली भुजा ये इस क्राइटेरिया से सर्वांग सम है, 100% सर्वांग सम है। लेकिन किस क्राइटेरिया से, तो एंगल साइड एंगल से है, एंगल साइड एंगल से है। हमने RHS का यूज नहीं किया है, याद रखिएगा, हमने RHS का यूज नहीं किया है। RHS इसका मतलब 90 अंश, ठीक है, हमने तो किया है, एक भुजा किया है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का यानी कर्ण का हमने नहीं दिखाया है, कर्ण को हमने बराबर नहीं दिखाया है। कर्ण ये महाशय है, ये महाशय हमने बराबर दिखाया ही नहीं, इसका मतलब RHS को हमने यूज नहीं किया। जहां कहीं भी RHS लिखा है वो गलत है, ठीक है। RHS हमने नहीं दिखाया है, हमने दिखाया है दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा। अब देख लो इसमें भी दो कोण और एक भुजा है। हमने आपको सबसे पहले पेज पे ही आपको बताया था, कहाँ चला गया, मिल जाए, हमने पहले ही आपको बताया था कि ये इसका स्पेशल केस है, मतलब दोनों सेम है, बस खाली लिखने का तरीका बदल गया, स्पेशल केस है वो, तो उसमें भ्रम ना रखिएगा भैया कि दिक्कत है उसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। सर जी कोण A, कोण A जो है वो कह रहा है D के बराबर है, पहले A आया है फिर यहाँ D आया है, इसका मतलब A और D बराबर है। तो हम देख लेते हैं A और D कहाँ बराबर है, A और D कहीं बराबर है, ये तो 40-50 बोल रहा है, बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको आंख बंद करके काट दो, तो जो बच गया वो सही हो गया। अब आप मिला लीजिए, पहले नंबर पे A, पहले नंबर पे F, देख लो दोनों बराबर है, A 40 है F 40 है, सही है, बाकी सब बराबर, आप देख लीजिएगा यही सही है। अगला है क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में, ठीक है, एक त्रिभुज है PQR में P 55 है, QR कितना है 18, P 55 है और QR जो है वो 18 है, ठीक है। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज PQR एक अधिक कोण
क्या होगा, अधिक कोण, मतलब इसका एक जो सबसे बड़ा वाला कोण रहेगा वो अधिक रहेगा 90 से, अधिक कोण त्रिभुज तभी माना जाता है। और उसके बाद भी कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसने दो शर्त मांगा है, एक तो मांगा है कि एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी शर्त ये भी मांगा है कि कोई भी भुजा किसी भुजा से बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है। अब देखो, पहला अगर 55 है तो देख लो, पहले इसमें हम साइड वाले से देखते हैं। ये कह रहा पी क्यू का मान 18 होना चाहिए, ये पी क्यू का मान 18 होना चाहिए। अगर भैया ये 18 हो गई तो ये तो समद्विबाहु हो गई, दो भुजा बराबर हो गई। इसका मतलब दो भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी तो विषम बाहु माना जाएगा। इसका मतलब ये गलत बोल रहे हो चाचा जान। ये भी कह रहा पी आर का मान 18, इसका मान 18 होना चाहिए, नहीं हो सकता भैया, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु हो जाएगा। ये तो कह रहा विषम बाहु, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो ये दोनों गलत है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है आर का मान 15 होना चाहिए। ठीक है, आर का मान अगर 15 यहां पे रखते हैं तो 55 और 15 कितने होता है 70, तो इसको मिलेगा 110। इसको कितना मिलेगा 110। ठीक है, यहां से एक कोण 90 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब अधिक कोण तो त्रिभुज बन गया। लेकिन क्या विषम बाहु है, उसके लिए देखते हैं। हाँ सर जी ये विषम बाहु है, लेकिन ये कंडीशन पहले पढ़ लो। कह रहे कि पी आर का मान 18 से बड़ा होना चाहिए, पी आर का मान 18 से बड़ा। पी आर कहाँ है सर जी, ये है, पी आर का मान 18 से बड़ा, 18 से बड़ा, सही तो बोल रहा है। इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, इसका मतलब ये हुआ कि 55 अंश का मान 18 है, तो 110 का तो 18 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। और ये क्यों गलत है, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये 55 बोला था, ये P बोला था, ये Q बोला था, ये R बोला था, बाकी इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि R का मान 65 है, चलो मान लेते हैं ये 65 है। तो भैया जी देखते हैं, ये 65 और 55 120 हो गया, इसको मिलेगा कितना 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज में 180 होता है, कहाँ से ज्यादा लेके आए। क्या कोई त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब ये अधिक कोण नहीं बनाएगा भैया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अधिक कोण बनाएगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ दूसरा वाला सही है। अगला, एक रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, एक बिंदु AB पर कहीं भी P है, सपोज कर लिए ये P है, और PQ एक किरण इस प्रकार स्थित है कि QPA 7x है। Q कहीं है, PQ है, मतलब इसमें चलो मान लेते हैं ये Q है, PQ हो गई, एक किरण है। QPA 7x है, और QPB इधर 5x है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मान बता दो 8x माइनस 10 अंश का। अरे भैया x का मान निकालो, वहां पर को आंसर ले लो, बहुत ही आसान है सर जी कैसे निकलेगा। अरे भैया दो ही कोण बन रहे हैं, वो भी लीनियर पेयर, रेखीय युग्म बन रहे हैं। एक रेखा पर चाहे जितने कोण बने उनका योगफल 180 होता है, तो बस काम खत्म। यहाँ से हो गया 12x बराबर में 180, इसका मतलब x का मान 15 आ गया, 15 8 120 माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 8 गुणे 15 माइनस 10, यानी 15 8 120, 120 में से 10 निकालो, 110 आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर स्थित एस बिंदु इस प्रकार स्थित है। अच्छा ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास, सपोज कर लो पी क्यू पर है, तो यहाँ आर मान लेते हैं, ये पी है ये क्यू है। ठीक है, यहाँ पी क्यू पर एक बिंदु एस ले लिए हैं, स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, मतलब ये और ये तीनों आपस में बराबर है। यदि क्यू पी आर का मान 15 है, क्यू पी आर कहाँ है सर जी, क्यू पी आर मतलब ये जो है वो 15 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके सामने ये 15 है तो इसके सामने ये भी 15 रहेगा, ये तो 100%, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अच्छा आगे देखते हैं, और तो कह रहा है 2 गुणे पी क्यू आर माइनस में पी आर क्यू। देखो दो कोण का मान हमें पहले निकालना है, तभी तो आंसर रख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर का मान चाहिए, पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर मतलब इस कोण का मान आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए।
पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू मतलब इस पूरे का मान चाहिए, जब तक दोनों नहीं रहेगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो बहुत आसान हो गया। देखो सर जी आप कह रहे हैं कि ये वाला इसके सामने है, इसका मतलब ये बराबर होगा इन दोनों के, जितना मान इसका रहेगा उतना मान इसका रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब चलो देखो सर जी कहाँ से कूदे, हो ये देखो 22 कोण है, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा तो 30 होगा। ये इसके सामने ये इसके सामने, यानी ये दोनों बराबर रहेगा। इस त्रिभुज में ये 30 लेके बैठ चुका है तो हमारे पास बचा 150। 150 में दो महोदय को बराबर बराबर देना है तो 75 75 दे दो, काम खत्म। अब देखो इसका मान यानी Q वाले का मान जो आया है वो 75, तो 2 गुणे 75 माइनस पी आर क्यू पूरे का मान बताना है तो 75 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया 90। 150 में से 90 निकल गया यानी उत्तर आ गया 60। कहीं है ठोक दो, सही है। 75 में 15 जोड़ेंगे 90 ही होगा भैया, सही है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 4 है, एसी बराबर 5 है और बी 90 है, डी एफ में इतना इतना है, निम्न में से कौन सा सही। ठीक है, सर्वांग समता का क्वेश्चन है, दो फिगर आपको बनाने पड़ेंगे। चलो हम बना देते हैं। एक का नाम एबीसी है, के बी सी नहीं भैया एबीसी है, और इसका नाम डी एफ है, डी ई एफ। नेम आप कैसे भी लिख सकते हो लेकिन नेम एबीसी ही आना चाहिए। बीसी का मान 4 है, ये 4 है। एसी का मान 5 है, कहाँ है ये 5 है। और फिर बी 90 है। ओहो, तो इसका मतलब बी 90 है तो ऐसे बना दें। चलो इसको इरेज करके सही तरीके से बना देते हैं, नहीं तो डबल क्या ज़रूरत है बनाए। एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाला डी पे 90 है यानी यहाँ 90 है, ये वाला बी पे 90 है। ए सी कहीं भी रख दो और ई एफ कहीं पर रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो बीसी का मान 4 है, यहाँ हमने 4 रख दिया। एसी का मान 5 है और ये 90 बोला था। आगे है डी एफ में डी 90 है, ये 90 है भैया। आगे एफ ई 5 है, एफ ई 5 है, ये 5 है। और ई डी 4 है, ये वाला 4 है। इनमें से कौन सा सही है। देखो इस बार आप 90 बराबर कर रहे हो कोण बी बराबर कोण डी के, जो कि 90 अंश का है। इसका मतलब आपने आर का यूज किया, राइट एंगल का यूज किया, समकोण का यूज किया। एक भुजा आप ले रहे हो। चलो हाइपोटेन्यूज देख लेते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज एसी है, इसका एफ ई है या ई एफ है। ये हाइपोटेन्यूज है भैया, एच है, एच है, ठीक है। और कोई एक भुजा, देखो ये भुजा बीसी है और यहाँ डी है, ये भी आपस में बराबर है, दोनों 4 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां आपने H यूज किया, यहां आपने कोई भुजा RHS यूज किया है तो RHS वाला सही होगा, लेकिन यहां कंडीशन ही नहीं दिया गया, यहां आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये दोनों सर्वांग सम है, तो 4 के सामने यहाँ कोण है, 4 के सामने यहाँ कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण ए कोण एफ के बराबर होगा। अब इन्हीं दोनों की कंडीशन से आप देख सकते हो कि ए और एफ की कंडीशन मतलब पोजीशन बराबर होनी चाहिए। ए यहाँ पहले नंबर पे है, यहाँ पता नहीं कहाँ है, गलत। ए दूसरे नंबर पे है, एफ दूसरे नंबर पे है, तो अभी रुक जाओ। ए पहले नंबर पे, एफ दूसरे नंबर पे है, गलत। एफ तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, गलत। इसका मतलब ये सही है, खत्म। किसी एक को पकड़ लो, उसकी पोजीशन देख लो, अगर ये पहले पे है तो वहां पर भी पहले पे होना चाहिए, यहाँ दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तीसरे पे होना चाहिए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। ए बी सी और डी एफ में ए बी बराबर इतना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। पहले दो त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ। कह रहा है ए बी बराबर ई एफ है, यानी ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। आगे बी सी बराबर डी ई है, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। सी ए बराबर एफ डी है, सी ए ये वाली इस वाली के बराबर है। अब हमें कोण से लेना देना होता है, जैसे हम चाहे पहले सिंगल वाला देख लें, चाहे ट्रिपल वाला देख लें, चाहे डबल वाला देख लें, आपकी मर्जी, चाहे जो देख लो। अगर हम ट्रिपल वाला देखते हैं तो यहाँ 3 के सामने बी बन रहा है, इसका मतलब कोण बी।
यहाँ 3 के सामने ई बन रहा है यानी कोण ई, खत्म। इन्हीं को पकड़ के उठा के देख लो। बी जहां होगा वहीं ई होना चाहिए। यहाँ दूसरे पे है, यहाँ दूसरे पे रुक जाओ, यहाँ दूसरे पे है, यहाँ दूसरे पे रुक जाओ, तो इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ दूसरे पे, यहाँ पहले पे गलत, यहाँ दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे गलत। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, चलो सिंगल वाला देख लेते हैं। सिंगल वाला यहाँ सी है, यहाँ सिंगल के सामने डी है, यानी सी और डी की पोजीशन सेम होनी चाहिए। देख लेते हैं, सी तीसरे पे है, यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब देख लो, सी तीसरे पे है तो यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, इसमें पहले पे है तो ये गलत हो गया, ये सही वाला सी तीसरे नंबर पे। बस ऐसे ही करना है, कुछ खास तो है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी स्लाइड नंबर है 21। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में भुजा एबी को ई तक और भुजा सीओ को डी तक। ओहो, ठीक है, हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा त्रिभुज है, ये हमने बना दिया। भुजा एबी को ई तक, अच्छा चलो ए मान लेते हैं यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। ए बी को कह रहा है ई तक, चलो ई तक बढ़ा दिया। भुजा सी ए को डी तक, सी ए को डी तक, अच्छा ठीक है भाई, डी तक बढ़ा दिए, ये डी हो गया। यदि डी ए बी 125 है, डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये वाला बाहर जो कोण बन रहा है 125 है, तो दुनिया को पता है कि ये सीधी रेखा है, तो जब 125 ये लेके चला गया तो इसको मिलने वाला हम बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, क्योंकि 125 में कितना जोड़ा 180 हो जाए, तो भैया जी 55 सही है, 55 60 20 80 सही है। चलो आगे कह रहा है ई बी सी 100 है, ई बी सी यानी ये जो बाहर वाला 100 है, तो दुनिया को पता है अगर ये सीधी रेखा है तो 100 इधर है तो 80 इधर रहेगा। इस तीसर के बारे में हम तुरंत निकाल सकते हैं। एक को मिला 80, 180 में से 80 लेके चला गया, बचा 100 हमारे पास, 100 में से 55 ये लेके चला गया, तो इसको मिला 45 अंश, खत्म, सबका मान पता चल गया। अब देखते हैं, कह रहा है कि तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है आपको बताना है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो आपके सामने त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कहाँ भैया, दो कोण बराबर होने चाहिए तभी तो भुजा बराबर होगी, नहीं सही है। ए बी जो है वो बड़ा है बी सी से, ए बी का मान जो है वो बी सी से बड़ा है, तो ए बी भुजा के सामने जो कोण है वो बड़ा होना चाहिए BC से, है ना। तो चलो देखते हैं, AB के सामने 45 है और BC के सामने 55 है। AB कह रहा बड़ा है, क्या 45 55 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, कोण ABC और कोण ACB का अंतर 35 है। ABC कहाँ है? ABC यानी 80 और ACB कहाँ है? ACB 45। क्या इसका अंतर जो है वो 35 का है? देखते हैं, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से 7 में 4, हाँ भैया ये सही है। और इनका अंतर 20 है, BAC ACB का, BAC 55 और ACB नहीं भैया, ये तो 10 का अंतर है, ये तो 20 का बोल रहा है, ये गलत है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे यानी समरूपता पढ़ेंगे। ठीक है, आज सर्वांग समता पढ़े हैं, कल समरूपता पढ़ेंगे, उस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।